हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के लिए सीजीएल 2021 और सीजीएल 2020 के कुछ एक आंकड़ों की, जिनको देख के आप लोग ये आइडिया लगा सको कि सीजीएल 2022 क्लियर करना आप लोगों के लिए कितना आसान या फिर मुश्किल रहेगा। ठीक है। तो उन आंकड़ों पे जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ये स्टोरी वैसे तो बहुत पुरानी है, अगर फिर भी बाई चांस किसी ने नहीं सुनी हो तो। भाई एक बार एक आदमी एक एक्सपेरिमेंट करता है। उसमें उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा मतलब एक रूम के साइज का पिंजरा लिया। उस पिंजरे के कोने में उसने एक सीढ़ी लगा दी ऊपर जाने के लिए, और उस पिंजरे के अंदर उसने 10 बंदर छोड़ दिए। और जो सीढ़ी ऊपर जा रही थी वहां पे कोने में ऊपर उसने एक केले का गुच्छा टांग दिया। तो उन 10 बंदरों में से किसी एक बंदर की उस केले के गुच्छे पे नजर पड़ी, तो वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा उसको खाने के लिए। तो जैसे ही वो केले के गुच्छे के पास पहुंचने वाला था, उस इंसान ने क्या कर रखा था, एक अरेंजमेंट कर रखा था कि ऊपर ऐसे जो है पानी के कुछ जेट्स की मतलब नोजल वगैरह लगा रखी थी, कि भाई मतलब जैसे ही वो बंदर उस केले के गुच्छे के पास पहुंचने वाला था, उसने पानी ऑन कर दिया और सभी जेट से सभी नोजल से जो है पानी आने लगा। जो बंदर ऊपर चढ़ने वाला था, जस्ट केले के पास पहुंचने वाला था, उसके ऊपर तो पानी लगा ही लगा फुल प्रेशर से। और जो बाकी के जो 9 बंदर नीचे रह गए थे, उन बंदरों के ऊपर भी जो है मतलब उसने फुल प्रेशर से अच्छा खासा पानी मारा। अब सारे बंदर जो है गीले हो गए। जो बंदर ऊपर चढ़ रहा था वो भी मतलब ऊपर से वापस नीचे आ गया, गिर गया। तो मतलब थोड़ी देर के बाद उसने पानी बंद कर दिया। फिर जब बंदर सारे सूख वूख गए, थोड़ी देर के बाद एक और किसी बंदर की नजर पड़ी उसी केले के गुच्छे पे। तो उसने सोचा कि चलो इसको खा लेता हूँ। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा, तो थोड़े रास्ते पहुंचा ही था, इतने में उस आदमी ने फिर से वही काम किया, जो है पानी ऑन कर दिया। अब जब पानी ऑन किया तो उस बंदर पे तो पड़ा ही पड़ा, जो कि केले के गुच्छे को मतलब लेने जा रहा था। साथ साथ जो बाकी के जो 9 बंदर थे नीचे, उन सबको भी जो है मतलब बड़े प्रेशर से पानी मारा। तो ऐसा खेल जो है मतलब 3-4 बार हुआ। तो ऐसा 3-4 बार होने के बाद मतलब उनको ये बात समझ में आ गई कि ये जो मतलब केले का गुच्छा है, ये अपने को सिर्फ देखना है, खाना नहीं है। तो फिर क्या किया, जब भी कोई बंदर कोशिश करता, जब भी किसी बंदर के मन में आया था कि चलो यार केले खा लेता हूँ, जैसे ऊपर चढ़ने लगता, तो बाकी के 9 बंदर क्या करते, उसको पकड़ के नीचे घसीट देते और फिर उसको धुन देते अच्छे से, ताकि भाई मतलब इस एक की वजह से बाकी 9 के ऊपर पानी न पड़े। ठीक है। तो उसके बाद क्या किया उस आदमी ने, एक बंदर को, उन 10 में से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और एक नए बंदर को अंदर डाल दिया। अब जो बंदर नया आया है, उसको इस बात का नहीं पता भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। वो तो आया, उसने देखा कि भाई ऊपर जो है केले का गुच्छा टंगा हुआ है। वो अपनी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। तो जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, बाकी के 9 बंदरों ने क्या किया, उसको पकड़ के नीचे घसीटा और उसको वहीं पे धुन दिया, अच्छे से धुन दिया। अब उसका समझ में नहीं आया भी ये हुआ क्या। भाई ये केले का गुच्छा है, ये केले न ये लोग खा रहे न मुझे खाने दे रहे। भाई मतलब पता नहीं सिस्टम ही क्या है। तो मतलब उस बंदर को भी ये बात समझ में आ गई कि यार ये केले जो है मतलब देखने ही है, खाने नहीं है, खाने तो ये लोग देंगे नहीं। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उस आदमी ने एक और, अब जो 9 बंदर पुराने थे उनमें से एक और को बाहर निकाला और एक नए बंदर को अंदर डाल दिया। अब 8 बंदर तो पुराने हैं और 2 बंदर इसके अंदर नए हैं। तो जो अभी लेटेस्ट जो नया बंदर आया है, उसकी नजर पड़ी उस केले के गुच्छे पे। उसने सोचा कि चलो यार मतलब केला खा लेता हूँ। तो जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लगा, बाकी के 9 बंदरों ने उसको पकड़ के नीचे घसीटा और उसके अच्छे से जो है धुनाई कर दी। अब यहाँ पे खास बात ये थी देखने वाली, कि वो जो एक बंदर जिसके ऊपर कभी पानी न पड़ा था, न उसने दूसरों पे कभी पानी पड़ते हुए देखा था, वो भी शामिल था उस धुनाई करने में। यानी वो बंदर जो पहले पिटा था, उसको ये नहीं पता था कि वो क्यों पिटा है। लेकिन अब उसने देखा कि सब लोग इस नए बंदर को पीट रहे हैं, तो उसने भी उसको पीट दिया। उसको ये पता था कि ये केले न मुझे खाने हैं और न किसी को खाने देने हैं, लेकिन क्यों, इस बात का उसे नहीं पता था। तो थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने, जो अभी 8 बंदर पुराने थे उनमें से एक और निकाल दिया और एक नया बंदर और डाल दिया। तो मतलब धीरे धीरे यही खेल चलता रहा और ऐसे कर करके एक एक करके सारे जो है पुराने बंदर निकाल दिए और सारे के सारे जो है नए बंदर डाल दिए। अब ये 10 के 10 जो है नए बंदर हो चुके हैं। और उनको ये नहीं पता कि भाई मतलब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, बट उन्हें ये पता है कि कोई भी बंदर ऊपर चढ़ेगा तो बाकी के 9 को उसको पकड़ के नीचे घसीटना है और उसको धुन देना है। ठीक है। अब देखो यार, इसके वैसे तो बहुत सारे आप निकाल सकते हो स्टोरी के जो मोरल है। बट अगर हम इसको एसएससी से कंपेयर करें, सीजीएल के या फिर एसएससी के एस्पिरेंट्स के साथ कंपेयर करें, तो इसका हम एक ये भी जिस्ट निकाल सकते हैं कि आज के टाइम में जैसे एसएससी का फॉर्म इतने लोग भरते हैं, इतने लोग तैयारी करते हैं, कितने पुराने लोग होते हैं, कितने हर साल जो है नए लोग आ रहे होते हैं। मतलब हर साल कुछ एक ऐसी गलतियां होती हैं जो कि नए बंदर करते हैं, मतलब कि नए एस्पिरेंट करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो क्यों कर रहे हैं। उन्हें ये पता होता है कि पुराने वाले उनसे करवाते हैं कि भाई न हम करेंगे न आपको करने देंगे वाला खेल हो जाता है। ठीक है। जैसा कि मतलब आप देखते हो कि जैसे कभी आप शहर छोड़ के जाते हो, दूसरे शहर में जाते हो, दिल्ली मुखर्जी नगर वगैरह या फिर कहीं पे भी, वहां पे आपको जो है पुराने एक्सपीरियंस मिलते हैं।
तो मतलब कई बार आपकी संगत इतनी खराब हो जाती है कि वो एस्पिरेंट्स न तो खुद सिलेक्शन लेंगे और न आपको सिलेक्शन लेने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है ना, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप घर से बाहर निकल के तैयारी कर रहे हो, तो जब आप अपनी नई संगत बनाते हो, या फिर अगर आप घर में रह के भी तैयारी कर रहे हो, तो जो आपके आसपास के लोग होते हैं, आपकी लाइब्रेरी में जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, या आपके क्लास के अंदर जो आपके साथ पढ़ते हैं, तो एक मतलब थोड़ा आपका जो ग्रुप है वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो वो मतलब थोड़ा सा खुद जो है स्टडी ओरिएंटेड हो, खुद जो है पढ़ाई में ध्यान देने वाला। ऐसा ना हो कि हम भी सिलेक्शन नहीं लेंगे और किसी और का भी नहीं होने देंगे। इसके बाद मैंने एक देखी है, मतलब बहुत बच्चे जो नए आते हैं इस फील्ड के अंदर, उनसे क्या गलती होती है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी पुराने पेपर देखे नहीं होते, तो उन्हें इस बात का आइडिया नहीं होता कि किस तरीके के सवाल जो एसएससी पूछती है। तो मैंने कई बार देखा है, मतलब ऐसे मुश्किल मुश्किल से क्वेश्चंस को वायरल होते हुए, जिनके ऊपर बच्चे अपना बहुत एफर्ट लगाते हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारी जो है तैयारी नहीं हो रखी। मतलब एसएससी की मैं बात करूं तो यार मतलब एसएससी जो है इट्स ऑल अबाउट रिपीटेशन। आप देखोगे ना, मतलब 90% चीजें जो है ना हर साल रिपीट हो रही है हर पेपर के अंदर, और जो 10% नई भी पूछी जा रही है वो कोई कॉन्सेप्ट नई नहीं है, पुराने ही कॉन्सेप्ट्स को तोड़ मरोड़ के दूसरी लैंग्वेज में मतलब फॉर्म करके आपके सामने ला दिया जाता है। तो मतलब कभी भी आपको जो मतलब ऐसे क्वेश्चंस वायरल होते रहते हैं, बड़े टफ सा क्वेश्चन होगा, बच्चे पीछे पड़े रहेंगे, एक दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे, दिखाया जाएगा कि देखो यार आपकी तो तैयारी है ही नहीं। कुछ लोग इंटेंशनली मतलब ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट कर देते हैं जिससे बच्चों को लगे कि यार उनकी तो तैयारी बिल्कुल है ही नहीं और उन्हें जो है किसी बड़े कोर्स की जरूरत है या फिर किसी मतलब बहुत ज्यादा मतलब बड़े टीचर की जरूरत है। मतलब मान के चलो जो बच्चा आसान सवालों को बार बार करेगा वो बच्चा ज्यादा जो है सिलेक्शन के पास जाएगा, एज कम्पेयर टू वो बच्चा जो कि मतलब मुश्किल सवालों के पीछे पड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि एसएससी के पेपर बिल्कुल आसान आते हैं, बट हमारी एक थोड़ी सी प्रवृत्ति है, अपने को ये लगता है कि यार हम आसान चीज़ों की कदर नहीं करते, हमें वैल्यू उसी की होती है जो मुश्किल है। कोई सवाल मुश्किल है तो बहुत बढ़िया है, कोई आसान है तो खराब सवाल है, मतलब हम ऐसा मानते हैं। अरे आप एसएससी के सवाल उठा के तो देखो यार, पुराने मतलब आसान सवालों से ही लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। आज जितने एक्साइज इंस्पेक्टर बने घूम रहे हैं, 3-3 स्टार लगाए, ये सब आसान सवाल करके ही गए हैं। मुश्किल सवाल करने वाले रह जाते हैं, मीन्स आसान क्वेश्चंस को बार बार करके स्पीड बढ़ा के ही सिलेक्शन लिया जाता है। मुश्किल क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहोगे, प्रैक्टिस करोगे नहीं आसान की, तो फिर ये आसान वाले भी जो आपको एग्जाम के अंदर मुश्किल लगने लगेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है, इस बात पे भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप उसको कहाँ कर रहे हो और कब कर रहे हो। एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकता है, वही क्वेश्चन आपको घर पे आके आसान लग सकता है। वो जो नए बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, जिन्होंने अभी तक कहीं मॉक्स नहीं लिए हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स में अगर आप 1 साल का पास लोगे तो आप अगले 1 साल तक अनलिमिटेड जितने मर्जी जो है मॉक्स दे सकते हो। और फिलहाल इनकी सेल चल रही है, फ्लैश सेल। इसमें अगर आप भाई कोड का इस्तेमाल करोगे BHAI, तो आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस इस सेल के टाइम एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एसएससी के पुराने जितने पेपर्स हैं वो भी आपको सारे जो यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप मॉक लगा के बढ़िया से एनालिसिस करके अपना स्कोर जो है इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, जब मॉक टेस्ट ले ही रहे हो तो ट्राई करो 100, 150, 200 जितनी मैक्सिमम हो सके, आप जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए भाई, अब बात करते हैं कुछ सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 के आंकड़ों की। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकोगे कि भाई कितने नंबर आप लेके आओगे सीजीएल 2022 के अंदर, तो जो है आप सिलेक्शन के आसपास पहुंच जाओ। ठीक है, ये जो आंकड़े हैं वो मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब अनरिजर्व यूआर कैटेगरी की। अगर आपके पास ओबीसी, SC, ST या ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी है तो चीजें आपके लिए और थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ यूआर की। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है यूआर की कट ऑफ ही सबसे हाई जाती है। अगर सीजीएल 2020 की मैं बात करूं तो सीजीएल 2020 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आने वाला है, और मुझे लग रहा है कि 525 के आसपास जो है मतलब फाइनल एक कट ऑफ जाएगी कि इस कट ऑफ के ऊपर कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी एक यूआर कैंडिडेट को 525 में। ठीक है, तो भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको टोटल के भाई 530 किस तरीके से नंबर लाए जा सकते थे सीजीएल 2020 के अंदर। सीजीएल 2020 के पेपर का लेवल देख लेना, उसके बाद आप देखना कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, मतलब उस पेपर के अंदर आपका जो है लगभग क्या स्कोर आ रहा है। अगर किसी बच्चे के टीयर 1 में अगर 155 नंबर आए होते, ठीक है, टीयर 1 में 155 नंबर आए होते नॉर्मलाइज स्कोर, अगर 155 लाने के लिए आपको 155 लाने की जरूरत नहीं होती, अगर आप 140, 145 भी ले आओगे तो भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जो है 155 हो जाएंगे। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि आपकी शिफ्ट कितनी मुश्किल थी या कितनी आसान थी। बहुत मुश्किल शिफ्ट में अगर आप 140 लेके आओगे तो हो सकता है आपके 160 भी हो जाए। अगर आप एक नॉर्मल से आसान सी शिफ्ट में 150 लेके आए तो हो सकता है 152-53 ही हो पाए। ठीक है, दैट डिपेंड्स। तो 155 नंबर नॉर्मलाइज लाना, यानी कि एक ठीक ठाक से पेपर में अगर आप रॉ स्कोर आप 140 145 लेके आ रहे हो तो 155 आपके वहां पे बन जाएंगे। उसके बाद इनका मैथ्स और इंग्लिश का पेपर देख लेना, अगर वहां पे किसी बच्चे के मैथ्स और इंग्लिश में अगर एवरेज 160 लेके आ गया होता हूँ कि मैथ्स में भी 160 और इंग्लिश में भी 160, या मान लो एक में 165 और यहाँ पे 155, कैसे भी अगर मतलब एवरेज 160 यानी कि टोटल 320 बना लिए होते मेंस में, और टीए 3 में 55,
तो 155, 160, 160 और 55 आपका टोटल बन रहा है 530। यानी इतना करने से एक जनरल कैटेगरी के बंदे को कोई ना कोई जो है यहाँ पे एक जॉब मिल रही है। अब आप मुझे देख के बताओ कि क्या ये आंकड़े लाने बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर सीजीएल 2020 के पेपर के मतलब लेवल की मैं बात करूं तो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है टीयर वन में 155 मतलब कि रॉ स्कोर 145 आप नहीं ला सकते, या है 160 160 नहीं ला सकते, तो फिर मेरे भाई मतलब आप मतलब उस लेवल पे भी पहुंचे नहीं हो, आपकी तैयारी में अभी बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो 530 यहाँ पे अचीवेबल था। अगर सीजीएल 2021 की बात करूं तो भाई मुझे लग रहा है डेफिनेटली जो है इससे 20 नंबर ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर 525 तो यहाँ पे 545 या फिर 550 तक हम कह सकते हैं कि भाई मिनिमम कट ऑफ जाएगी यूआर की किसी एक पोस्ट को लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि अगर कोई बच्चा टीयर वन में 155 और टीयर टू के मैथ और इंग्लिश में 170 ले आए और टीयर थ्री में 55, तो आपका यहाँ पे टोटल बन रहा है कितना भाई 550। अब आप मुझे बताओ कि यार सीजीएल 2021 का एक बार आप पेपर देखना, मेंस का पेपर जो मैथ्स का है मतलब 170 आराम से अचीवेबल है। ठीक है, 170 आप आराम से लेके आ सकते हो, अगर आपने मैथ्स थोड़ी ठीक ठाक कर रखी है बढ़िया सी, तो आप 180 प्लस भी लेके आ सकते थे वहाँ पे। ठीक है, तो मैथ्स में 170 लाने लायक स्कोर था, अगर आपने मेहनत कर रखी थी 170 ला सकते थे, वही काम था इंग्लिश में। और फिर टीयर थ्री में 55 मार के आपका हो रहा है 550। तो यानी आपको एक लगभग आइडिया लग रहा है कि भाई सीजीएल 2020 के पेपर के लेवल के हिसाब से 530 और 21 के लेवल के हिसाब से 550, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे कोई ना कोई जो है जॉब मिल रही है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो 5 5 7 7 कम नंबर भी लेके आओगे हर पेपर में, तो भी जो है शायद आपकी बात बन जाए। अब सीजीएल 2022 के लिए भाई फिलहाल तो आप टीयर वन की तैयारी कर रहे हो, एक बार के लिए आप टीयर टू को भूल जाओ, क्योंकि टीयर टू के लिए आपको फिर से जैसे आप टीयर वन दोगे उसके बाद फिर से आप मान के चलो लगभग आपको 3 महीने मिलेंगे तैयारी के लिए। तो जब 3 महीने होंगे आपके पास टीयर टू की तैयारी के लिए, तो मैथ और इंग्लिश अगर दो ही सब्जेक्ट पढ़ने हो अगले 3 महीने तक एक बार टीयर वन देने के बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान है। और वही सब चीजें आपको दोबारा पढ़नी है जो आपने टीयर वन में पढ़ी होंगी। तो टीयर टू जो है वो कंपेरेटिव टू टीयर वन बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन होता वहां पे 2 घंटे का है, तो भाई वो चीज उसको थोड़ा वहां पे मुश्किल बना देती है। लेकिन उसकी तैयारी करना टीयर टू की टीयर वन की तैयारी करने से बहुत ज्यादा आसान होती है। ठीक है, तो एक बार टीयर टू और टीयर थ्री को एक बार भूल जाओ, क्योंकि इसके लिए आपको फिर से 3 महीने मिलेंगे टीयर वन के बाद। तो क्या टीयर वन में आप नॉर्मलाइज स्कोर 155 नहीं लेके आ सकते? 155 लाने का मतलब क्या है कि भाई आपको रॉ स्कोर जो है 140 145 लेके आना है। ठीक है, अब देखो मेरा ये मानना है यार, जैसे सीजीएल के अंदर मतलब 0.25 की जो है मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब जो भी वेटेज है क्वेश्चन की उसका 1/4, यानी एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो उसका 1/4 हो गया 0.5, भाई आधा नंबर आपका कटेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जब आधा ही नंबर कट रहा है तो 5 सवालों में से अगर आप तुक्के भी लगाओगे तो एक अगर लग भी जाएगा तो भी मतलब आप नेगेटिव में नहीं जाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको सारे सवाल जो है अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक। आप पहले ट्राई करके देख लो एक बार मॉक्स में, आपको लगता है भाई मॉक्स में तुक्के लगाने से मतलब आपको खुद फील आ जाएगा कि भाई मुझे मेंस में लगाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो तभी लगाना जब आपके खुद अंतरात्मा बोले, सिर्फ मेरे कहने पे नहीं। तो देखो भाई आपके पास जो है वहां पे 100 सवाल होते हैं। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन में से अगर मानो आपने 100 के 100 अटेम्प्ट कर दिए और 100 के 100 अटेम्प्ट करने के बाद मानो आपके 78 जो है वो सही हो जाएं और 22 आपके गलत हो जाए, 78 आपके सही हो जाए और 22 आपके गलत हो जाए, आपने 100 के 100 अटेम्प्ट कर दिए, तो 78 सही होने पे आपको कितने मिलेंगे? 156 मिल जाएंगे। और 22 गलत होने से कितने कटेंगे भाई? 22 का आधा 11 नंबर निकल गए। तो 155 में से ना 156 में से 11 निकल गए, कितना बच गया? 145। अब 145 रॉ स्कोर लाना। ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको टारगेट बना लो अपने लाइफ का, रॉ स्कोर का आप टारगेट बनाओ एटलीस्ट 160 का। अब 145 तो मैं दिखा रहा हूं कि भाई इसको कितना मतलब 145 लाना कितना आसान है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको मतलब अपना जो है मतलब यही अपना क्राइटेरिया बना लो कि मुझे 145 ही रो लेके आना है, कि मतलब यही जो है मेरा फाइनल टारगेट है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि 145 लाना कितना आसान है। ठीक है, दैट अगेन डिपेंड्स कि भाई आपकी तैयारी कैसी हो रखी है, तो आपको आसान लगेगा, तैयारी नहीं हो रखी तो आपको मुश्किल लगेगा। अब देखो मतलब कि बेसिकली आप 22 सवाल भी गलत कर दो पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने के बाद, तो की बात हो रही है। तो बताओ देखो रीजनिंग और मैथ्स में जैसा मैं मानता हूँ यार, रीजनिंग और मैथ्स जो है स्कोरिंग होता है, और जो बच्चे मतलब इनकी बढ़िया सी तैयारी कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता मतलब काफी बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स में एक नंबर भी नहीं कटने देते। या मतलब आप मान के चलो 10,000 बच्चे ऐसे होते होंगे आराम से जिनका मैथ में या तो एक भी नंबर नहीं कटता या एक ही नंबर कटता है, मैक्सिमम 2 कटते हैं। यानी कि मैथ में 25 में से 23 या 23 से ज्यादा सही सवाल करने वाले लोग 10,000 से ज्यादा बच्चे होते हैं। हो सकता है 15,000 भी होते हैं, हो सकता है 20,000 भी होते हैं। यानी कि मैथ में 2 नंबर से ज्यादा बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कटने ही नहीं देते। 2 नंबर में 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 क्वेश्चन से ज्यादा। ठीक है,
तो देखो रीजनिंग और मैथ्स फिर भी मैं मान लूँ कि थोड़ा थोड़ा अगर ऑन एन एवरेज, अगर आपके एवरेज 3-3 सवाल गलत हो गए, यहाँ 2 वहाँ 4 या वहाँ 2 यहाँ पे 4, कैसे भी करके, कि ओवरऑल अगर आपके 6 सवाल भी जो है यहाँ पे गलत हो गए मान लेते हैं, क्योंकि आपको 22 गलत करना अलाउड है ना, अब 22 गलत भी कर दोगे तो भी आपका 145 आ जाएगा। अब 22 से जितने कम गलत करोगे 145 से, उतना ही ज्यादा आपका स्कोर आएगा। अब 6 सवाल आप यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में आपने मान लिया कि गलत कर दिए। उसके बाद इंग्लिश, भाई 22 में से 6 तो आपके निकल गए। इंग्लिश में क्या लग रहा है, आपकी तैयारी कैसी है? भाई मैं बताऊं आपको, इंग्लिश जितनी आजकल एसएससी प्रिडिक्टेबल पूछ रही है ना, बच्चे प्री में इंग्लिश में एक भी नंबर नहीं कटने दे रहे अपना। मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से पुराने पापी हैं ना, जिन्होंने 2-3 बार सीजीएल के मेंस दे लिया, प्रीलिम्स दे लिया, या जो 1-2 बार सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में एक भी नंबर अपना नहीं कटने देते। फिर भी मैं आपको बता दूं कि चलो, आपको मैंने छूट दे दी कि आप अपने 4 क्वेश्चन आप गलत कर लो इंग्लिश में, कि आपने 25 के 25 अटेम्प्ट कर दिए और फिर भी आपके 4 गलत हो गए। ठीक है, मैं बहुत बड़ी बात मान रहा हूँ कि 4 गलत आपके नहीं होने चाहिए। इंग्लिश इतनी प्रिडिक्टेबल आ रही है कि इंग्लिश में आपके 25 में से 24-23 या पूरे के पूरे 25 जो है सही होने चाहिए। अब 6 और 4 कितने हो गए, 10। करने कितने गलत थे आपको अलाउड, जो है 22। अब जीएस में अगर आपने 12 सवाल भी गलत कर दिए तो 6, 4 और 12 कितने हो गए भाई, 22। 22 सवाल गलत, और 22 सवाल गलत पे आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है भाई, 145 बन रहा है। ठीक है, अब जीके में अगर आप 25 के 25 अटेम्प्ट कर दो तो 12 गलत हो जाए, तो ये भी मतलब बड़ा आसान ही है यार। मतलब आप मान के चलो 25 में से अपने को 5-6 सवाल तो आते ही हैं। मतलब जिसने तैयारी कुछ भी नहीं कर रखी ना जीके की, 5-6 क्वेश्चन तो उसको भी पता ही होते हैं 25 में से। अब 5 या 6 क्वेश्चन मान लो आपके आते हैं, तो अब जो बच गए 19 सवाल, मतलब 25 में से 6 आपको आते थे, बच गए जो 19, उन 19 में से अगर आप तुक्काबाजी भी करो, तो अगर मान लो आप 12 सवाल भी गलत कर दो, ठीक के साथ ही सही करो। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो हम ऑप्शन देख के उठा लेते हैं कि नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बचे, अब इन 2 में से एक आंसर है, उन 2 में से एक आंसर, और आप एक पे आप अगर तुक्का लगा रहे हो तो कई बार रहता है कि आपको सही निकल जाए। ठीक है, कई बार आपको पता होता है इन 3 में से एक आंसर है, कई बार आपको फीलिंग आती है कि नहीं यार मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन ये आंसर लग रहा है, और कई बार वो आंसर निकल भी आता है। तो 12 सवाल आप जीएस में गलत कर दो, 4 इंग्लिश में और 6 मैथ्स और रीजनिंग में मिला के भी कर दो, तो भी आपके 22 सवाल गलत बनते हैं। और यहाँ से आपका बन रहा है रो स्कोर कितना, 145। ठीक है, लेकिन मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ किसी को कि आप 22 सवाल गलत करके आओ। मैंने ये नहीं कह रहा कि आपका टारगेट है कि 22 सवाल आपको गलत करके आने ही है। ठीक है, दैट डिपेंड्स। अगर इस 22 की जगह अगर मान लो आपने 20 सवाल गलत किए, तो माने कि आपने 2 सवाल कम गलत किए, 2 सवाल कम गलत होते आपके 5 नंबर बढ़ गए, 2 सवाल कम गलत होते अब कितना स्कोर आ जाएगा आपका, 150 आ जाएगा। यानी कि आपका सही हो जाए 80 और गलत हो जाए 20, तो 80 सही के 160, 20 के -10, 160 में से 10 गए कितना, 150, तो आपका रो हो जाएगा 150। ठीक है, तो मतलब मैं बेयर मिनिमम दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ट्राई करो कि आप रो स्कोर 160 अपना टारगेट रखो, और उसके बाद जितना बढ़िया ऊपर आ जाए वो आपका भाई बढ़िया है, प्रसाद की तरह उसको फिर चुचकार के रख लेना, है ना। मेंस में आपको उतनी कम झंझट होगी, नहीं तो फिर दिक्कत ये होगी ना, आपने एक बार प्रीलिम्स दे दिया उसके बाद मेंस तक, या फिर जब से तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको ऐसी धक धक रहेगी कि यार मेरे तो इतना कम नंबर है, मेंस दूं कि नहीं दूं, कि अगले प्री की तैयारी करूं, वो सब चीजें आएंगी आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, तो मैं जो आंकड़े दिखा रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बेयर मिनिमम आपको दिखा रहा हूँ कि इतना तो लाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी को अपना टारगेट बना के रख लो। ठीक है, तो बैटरी भी कम हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे निशान आ रहा है लो बैटरी का। तो काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो, इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक उन बच्चों को जो सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, भयंकर तैयारी करो, फोड़ दो एग्जाम को, कर सकते हो इसको क्लियर। ठीक है, उसके बाद मेंस के लिए फिर से टाइम मिल जाएगा एक बार आपने प्रीलिम्स को क्लियर कर दिया तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।